त्रिकोणमिति में जितना आप लोगों के सिलेबस में था वो मैंने पढ़ा दिया है। कोरोना की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से कुछ सिलेबस आप लोगों का कम कर दिया गया है और जितना रखा गया है त्रिकोणमिति चैप्टर में उतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब उतने से ही संबंधित जो भी सवाल हैं आप लोग पढ़ते रहेंगे, हल करते रहेंगे। अब आज आप लोगों को एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी द्विघात समीकरण। ठीक है ना। बहुपद तो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुपद में पढ़ा होगा, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। बहुपद के बाद आता है समीकरण। ठीक है ना। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप रखा हुआ है ये। ठीक। ये तो द्विघात समीकरण है। अगर इसी को हम लोगों ने लिख दिया होता px = ax² + bx + c, तो ये क्या कहलाता, इसे हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और ये क्या रखा हुआ है, समीकरण रखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुपद और समीकरण आप लोग समझ सकते हैं। हमें द्विघात समीकरण समझना है। बहुपद आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा 9th में। हमें देखना है द्विघात समीकरण और समीकरण के शून्य। द्विघात समीकरण और समीकरण के शून्य। शून्यक भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जो शून्यक होते हैं, शून्यकों को हम शून्यक, मूल, हल ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। तो शून्यक, मूल या हल ये क्या होते हैं, पहले ये जानना है। शून्यक, मूल या हल क्या होते हैं ये जानना है। तो ये ध्यान देना है, द्विघात समीकरण या कोई भी समीकरण, उसके जो शून्यक होते हैं यक्ष के वे मान होते हैं। क्या होते हैं, यक्ष के वे मान जिनको उस समीकरण में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रख दें तो उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। या हम ये कह दें कि अगर बहुपद कह दिए कि बहुपद के शून्यक, ये तो समीकरण के लिए मैंने बता दिया, बहुपद के शून्यक अगर कह दें तो बहुपद के शून्यक के लिए ध्यान देना है, यक्ष के वे मान जिनको हम यक्ष की जगह पर रख दें तो पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यक्ष के उन मानों को हम क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यक कहेंगे। और अगर समीकरण है तो समीकरण के शून्यक कह देंगे या मूल कह देंगे या हल कह देंगे। ये ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान देना है, हमारा जितने घात का समीकरण रहेगा, जितने घात का समीकरण, उस समीकरण के उतने ही शून्यक रहेंगे। ठीक है ना। अगर एक घात का समीकरण है तो उसका एक शून्यक प्राप्त होगा। अगर दो घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो उसके दो शून्यक मिलेंगे। अगर त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो उसके तीन शून्यक या मूल या हल प्राप्त होंगे। अगर चार घात समीकरण है तो उसके चार मूल या हल या शून्यक प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अभी हमें केवल पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो द्विघात समीकरणों को हल करना आप लोगों ने सीखा होगा। ये तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया ax² + bx + c = 0। ये हमने बताया द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, हल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, उनको जानना है। तो सबसे पहली मेथड तो हम पहले लगाते हैं गुणनखंड विधि। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि, जिसे हम कह देते हैं मध्य पद को दो भागों में बांटकर। क्या कहते हैं, मध्य पद को दो भागों में बांटकर हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद फिर शून्य ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना आप लोगों ने सीखा होगा।
मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा कैसे करते हैं, मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड कैसे करते हैं, समीकरण कैसे हल करते हैं, उसके शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने एक सवाल ले लिया 6x² - x - 2 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान देना है ये दो घात का समीकरण है, इसका मतलब इसके दो शून्यक प्राप्त होंगे। कैसे करेंगे ये समझते हैं। मध्य पद को दो भागों में बांटना है। मध्य पद को दो भागों में बांटने के लिए करते क्या है, ध्यान से समझना है। फर्स्ट एंड लास्ट जो अचर राशियां हैं, यानी x² का गुणांक और अचर पद जो रखा हुआ है, उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 6 में गुणा करना होगा हमें -2 का, यानी कितना आ गया, -12 आ गया। ठीक है ना। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड ढूंढेंगे चिन्ह सहित कि उन दोनों का योगफल गुणनखंड जिनका योगफल कितना है, यहाँ पर क्या है, केवल x रखा हुआ है। इसके पहले क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 का गुणा है। मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको जोड़े दोनों को या आपस में घटाएं तो केवल -1 बचे। तो इसके गुणनखंड हम क्या ले लेंगे, 4 गुणन के 1 को माइनस कर दें, 1 प्लस कर दें। अब -4 + 3 अगर करें तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। ठीक है ना। 4 × 12 और 4 में 3 घटा देंगे तो ऋण का 1 बच जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्रम से शुरू के दो पदों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा होगा, वैनिष्ट होगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2x, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2 = 0। अब देख रहे हैं एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया गुणनखंड के रूप में। इन दोनों में कॉमन 3x - 2 मिल रहा है, तो हम 3x - 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस यहाँ से 1 बचेगा, = 0 रहा है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कब 0 हो सकता है, या तो ये पद शून्य हो या तो ये पद शून्य हो। अगर ये शून्य है तो शून्य में इसका गुणा करेंगे, गुणनफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर ये पद शून्य है तो इसका शून्य में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्रम से एक बार लेंगे। जब हम 3x अगर 2 = 0 करेंगे तो हमें 3x बराबर क्या मिल जाएगा, 2, यानी x = 2/3। ठीक। पुनः जब हम इसको शून्य के बराबर रखेंगे, 2x + 1 = शून्य रखेंगे तो 2x = 1 मिल जाएगा, यानी x = 1/2 मिल जाएगा। यानी इस द्विघात समीकरण के शून्य क्या क्या मिले, x = 2/3 और x = -1/2। अब आप लोग x का ये मान और ये मान इस समीकरण में रख करके चेक कर सकते हैं यह शून्य हो रहा है या नहीं, आराम से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया द्विघात समीकरण को मध्य पद को दो भागों में बांटकर कैसे हल करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, उसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है ना। तो एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड एक विषम परिस्थिति में हम लगाते हैं। जब हमें सपोज दैट ये एक इक्वेशन था और हमने आराम से इसके गुणनखंड ढूंढ लिए। ठीक है ना। मध्य पद को दो भागों में बांट लिया। सपोज दैट कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, कोई ऐसा समीकरण आ जाए जिसमें मध्य पद को दो भागों में हम बांट ना पाए, जैसे कि मैंने रख दिया x² - 4x - 2 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 × -2 = -2। अब -2 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए, -4 आए, परंतु इसके ऐसे गुणनखंड मिल पाना संभव नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
सा एक हमारे महान गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य जी, उनके बताए गए रास्ते पर चल करके हमें हल करना होता है। उसके लिए हम एक समीकरण बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, फिर हल करेंगे। तो उनका मेथड क्या है, उनकी विधि क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हमारा द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होगा, जहां a b c क्या है, a b c ये क्या है, अचर राशियां हैं। चर और अचर आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो ये हमारा द्विघात समीकरण रखा हुआ है। फार्मूला बनाना है, श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। श्रीधराचार्य, ठीक, इनके मेथड से हल करना है। कैसे करेंगे समझना है थोड़ा। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण इस रूप का। ठीक, द्विघात बहुपद को गुणनखंड करना आप लोगों ने हो सकता है पूर्ण वर्ग बना करके भी सीखा हो। वही मेथड हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। ठीक है ना, इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक केवल 1 रखते हैं। x² का गुणांक क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें a का भाग देना होगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a का भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ax² अपान a प्लस bx अपान a प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0। a यहाँ से कैंसिल, यानी क्या बचा, x² प्लस b अपान a इंटू x प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहां पर ये पद तो पूर्ण वर्ग है, पहला पद हमारा पूर्ण वर्ग है, मध्य पद हमारा ये रखा हुआ है, अंतिम पद ये रखा हुआ है। अब अंतिम पद हमें पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा, ठीक है ना, अंतिम पद हमें पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है। तो अंतिम पद बराबर हम देखेंगे, थोड़ा सा लिखते क्या है, पढ़ा होगा। अंतिम पद बराबर होता है मध्य पद का वर्ग बटे 4 गुणे प्रथम पद। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मध्य पद क्या रखा हुआ है, b अपान a इंटू x का होल स्क्वायर अपान 4 इंटू प्रथम पद क्या है, x²। यानी ये क्या हो जाएगा, b² अपान a² इंटू x² अपान 4x²। यानी यही हमारा क्या बन जाएगा, b² x² अपान 4a² x²। यानी क्या बचा, b² अपान 4a²। यानी अंतिम पद ये ना हो करके अगर ये होता तो ये हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना सकते थे। तो हम करेंगे क्या, लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में b² अपान 4a² जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस b अपान a इंटू x प्लस b² अपान 4a² और प्लस का c अपान a रखा रहेगा बराबर 0 प्लस b² अपान 4a² हो जाएगा। ठीक है, अब इतने को देखें तो ये क्या रखा हुआ है, इतने को देखें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग रखा हुआ है, ये x प्लस b अपान 2a का ये होल स्क्वायर रखा हुआ है। इस इक्वल टू इसको उधर ले जाते हैं, ये रखा हुआ है b² अपान 4a²। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस c अपान a हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, 4a² आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो b² रहेगा माइनस ये क्या हो जाएगा, a कैंसिल 4ac आ जाएगा। ठीक, यानी कि x
2a बराबर क्या मिल जाएगा, इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। यानी हम ये कह दें कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अभी ये पूरे का वर्गमूल है, हम नीचे का वर्गमूल ले सकते हैं 4a स्क्वायर का, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस। जब वर्गमूल लेते हैं तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं फिर कभी मैं बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। और यही है श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। किस सिचुएशन के लिए, जैसे मैंने बताया था, क्या लिखा था, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। जिस कंडीशन पर हम मध्य पद के दो भाग नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन के लिए श्रीधराचार्य जी ने इस फार्मूले को बताया। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है केवल इसी में हम श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाएं। श्रीधराचार्य जी का फार्मूला किसी भी समीकरण में, द्विघात समीकरण में लगाया जा सकता है। किसी भी समीकरण मतलब केवल द्विघात समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगा देंगे तो हमें समीकरण के दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक ये हो जाएगा दोबारा x बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें दो मान x के मिल जाएंगे, यानी द्विघात समीकरण के दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, अब यहाँ पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac मिलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विविक्तर। ठीक, इसे हम विविक्तर कहते हैं और ये विविक्तर ही डिसाइड करता है कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल कैसे होंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, ये विविक्तर ही डिसाइड करता है। ठीक है, विविक्तर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, विविक्तर डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पर अगर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से अधिक आता है, तब मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे, मतलब दोनों मूल वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के आ जाए तब मूल समान होंगे, मूल वास्तविक और वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे, समान आएंगे। ठीक है ना, और थर्ड नंबर पर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये शून्य से कम आ रहा है तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक, या इसे को कह देते हैं वास्तविक नहीं, काल्पनिक या वास्तविक नहीं। तो इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में हमें द्विघात समीकरण को नहीं हल करना होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं या काल्पनिक नहीं, वो काल्पनिक, ठीक है, मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं। इस बात को मैं थोड़ा सा समझा दूं। सपोज दैट इसकी वैल्यू 0 से कम आई, 0 से कम आई यानी नेगेटिव आई, ऋणात्मक, यानी मान लिया -1 आए, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल लेना है। क्या आप ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसीलिए ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम क्या कह देते हैं, काल्पनिक कह देते हैं या वास्तविक नहीं कह देते हैं। तो अब याद रहेगा वास्तविक नहीं या काल्पनिक क्या है। ठीक है,
तो इस तरह से अब आगे की एक्सरसाइज बताऊंगा। ये फार्मूले आप लोगों को समझ लेने हैं, देख लेने हैं अच्छी तरह से।